गुड। सो गुड मॉर्निंग। और आज हम ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछला लेक्चर जो था स्टॉप किया था। और पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन इंजरीज के बारे में। वहाँ पे हमने सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे कि मेडिकल में जब हम लोग मेडिकली मैनेज करेंगे रेडिएशन इंजरीज को, तो उस केस में हमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि रेडिएशन के इफेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए दो कैटेगरी बनाई थी और वो कैटेगरी का बेसिस डिस्कस किया था, जिसमें एक था कि कितने देर के बाद एक्सपोजर लगने के कितने देर के बाद जाकर के इफेक्ट जो होगा वो दिखेगा, जिसमें अर्ली और लेट इफेक्ट की बात करी थी। और दूसरा बेसिस ये बनाया था कि कितने देर तक एक्सपोजर लगा हुआ है, based on the time period on over which the individuals are exposed। उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी बनाई थी, एक्यूट और क्रोनिक। इसको डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे थे। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एब्जॉर्ब डोज का कॉन्सेप्ट, उसका यूनिट, डोज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डोज और उसका यूनिट। डोज इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट डोज में क्या डिफरेंस है वो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एंड नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो चलते हैं आगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिराइव फ्रॉम द एब्जॉर्ब डोज एंड यूज फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है वो बोल रहा है इज द डोज इक्विवेलेंट। आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ से करना है, राइट। द स्पेशल यूनिट डिस्क्राइब्ड अबव, मतलब इसके पहले जो भी हम लोगों ने यूनिट डिस्कस किया है वो यूनिट डिस्कस किया हमने ग्रे और सीवर्ट की बात करी थी, राइट। एंड दे आर द पार्ट ऑफ बेसिकली जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको आप एसआई यूनिट भी बोलते हो। और ये सिर्फ ये लाइन ये बोल रहा है इसमें आगे की एनसीआरपी जो है वो 1985 में दे हैव इंडोर्स्ड कि हम लोग जो यूनिट जो यूज करेंगे वो एसआई यूनिट भी यूनाइटेड स्टेट में यूज करेंगे। तो उन लोगों ने भी यही यूनिट में रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी उनको डिस्कस मतलब यूज करना है जो यूनिट, वो लोग भी यही यूनिट यूज करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मतलब बेसिकली एसआई यूनिट। हाँ, वो भी एसआई यूनिट ही यूज करेंगे वो लोग, राइट। और उसमें ग्रे और सीवर्ट वो लोग यूज करेंगे। दूसरा बोल रहा है हाउएवर कन्वेंशनल यूनिट जो है, जो पहले से जो शुरू से यूज होता आ रहा है यूनिट, वो एब्जॉर्ब्ड डोज का यूनिट जो है वो रेड है। और कन्वेंशनल यूनिट जो है डोज इक्विवेलेंट का वो जो है वो रेम है, रेम, रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन, रेम। कंटिन्यू टू बी यूज्ड वाइडली, मतलब ये भी यूनिट जो है यूज होता है और आज भी रैड और रेम के बारे में लोग पूछते रहते हैं और आपके भी एग्जाम में पूछेंगे, राइट। तो आपको भी मतलब इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, अभी इसको यूज में रखना है। बाकी वो बोल रहे हैं द समरी ऑफ कन्वेंशनल कन्वर्जेंस बिटवीन दिस यूनिट्स इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। आगे जो ग्लोसरी में होगा तो उस पेज में जो भी आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि हम लोग एक तरह से इस रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। क्लियर? तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। Beginning with a brief description of radiation effects at cellular level and progressing through the most important early and late effect of ionizing radiation, this section provides a overview of the most important biological effects of radiation। Basically अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन डिस्कस करने वाले हैं अंडर द हेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स, कि जो भी
रेडिएशन लगा या रेडिएशन कैजुअलिटी हुई है उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, और इसमें हमारे मेन काम की चीज जो है वो है इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है, और इसको कोशिश करना है कि याद रहे। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, मतलब याद रखना, मतलब रट्टा मारना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, कुछ समझने वाली शायद पता नहीं कितनी चीजें होंगी, बट एक बार समझ लिया, सुन लिया तो थोड़ा तो क्या बोलोगे कि थोड़ा आसान तो हो ही जाता है। ये होता है कि कहीं ना कहीं सुना हुआ है, समझ लिया तो फिर उसको रट्टा मारना भी अच्छा, मतलब इजी रहता है। सो हम लोग यही चीजें दिमाग में रखेंगे। राइट, इधर दे दो, उधर दे दो, मुझे दे दो, कोई नहीं, एंड विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है जी, चलिए। द हेल्थ इफेक्ट ऑफ, अब इसमें क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक 4.2.1, इट इज द जनरल कंसिडरेशन ऑफ सेलुलर डैमेज एंड एब्जॉर्ब डोज रेट। तो दो चीज के रिलेशनशिप के बाद डिस्कस होने वाली है कि सेलुलर डैमेज कितना होगा और वो एब्जॉर्ब डोज रेट का उसका ऊपर क्या असर है। सेलुलर डैमेज जो होगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप विद द एब्जॉर्ब डोज रेट। द हेल्थ effects of ionizing radiation depends largely on the absorbed dose rate and the organ of tissue that has been exposed। तो पहली चीज तो हेल्थ इफेक्ट बोला, हेल्थ इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन, एक तो एब्जॉर्ब डोज पे, दूसरा पॉइंट एब्जॉर्ब डोज रेट, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गन या टिश्यू जो इस पर्टिकुलर डोज से एक्सपोज्ड हुआ। करेक्ट, तो 3 पॉइंट आ गया। हेल्थ इफेक्ट जो होगा, हेल्थ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन विल डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्ब डोज रेट एंड द ऑर्गन और टिश्यू व्हिच हैज बीन एक्सपोज्ड। सही है। Radiation damage to cells genetic material, which is deoxyribonucleic acid DNA and mitotic apparatus can cause cell death। मतलब यदि डीएनए का डैमेज होगा, रेडिएशन डैमेज टू सेल जेनेटिक मटेरियल, यदि डीएनए का डैमेज हुआ कैन कॉज सेल डेथ, और इफ डैमेज सेल survive can result in altered cell or tissue function। करेक्ट, पहली बात क्या बोली इसने बोला कि जो रेडिएशन डैमेज जो होगा सेल्स जेनेटिक मटेरियल को, डैमेज टू सेल्स जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है या उसका माइटोटिक एपरेटस। राइट, तो उस केस में जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो प्रोसेस फिर डिस्टर्ब होएगा, डीएनए का डैमेज हो गया, तो उस केस में या तो सेल जो होगा इट विल डेड हो जाएगा, इट विल कॉज द सेल डेथ, या ऐसा हो सकता है इफ डैमेज सेल सर्वाइव तो क्या होगा, कैन रिजल्ट इन अल्टर्ड सेल और टिश्यू फंक्शन। उसका सेल और टिश्यू का फंक्शन जो होगा वो बदल जाएगा। यदि सरवाइव किया या तो सेल डेथ हो जाएगा, यदि डैमेज हो चुका है डीएनए माइटोटिक अपरेटस का तो उस केस में सेल डेथ होगा, या यदि वो सरवाइव करा, डैमेज होने के बाद सरवाइव करा तो उसका फंक्शन जो होगा अल्टर्ड हो जाएगा, सेल और टिश्यू का फंक्शन जो होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा। राइट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स can result in low platelet, white and red blood cells counts। ठीक है, in low platelet और low white and red blood cells count, तो दोनों साथ में है। करेक्ट, and consequently a high susceptibility to infection and bleeding।
ठीक है। तो क्या होएगा, देखो यदि मान लो कि एग्जाम्पल दिया उसने कि यदि बोन डेथ ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल राइट कैन रिजल्ट इन लो प्लेटलेट, लो व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स काउंट, मतलब प्लेटलेट का भी काउंट गिरेगा, व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स के भी काउंट्स कम होंगे, करेक्ट। एंड कंसिक्वेंटली जब ये काउंट्स कम होंगे तो क्या होगा, ए हाई ससेप्टिबिलिटी, कंसिक्वेंटली हाई ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। जब ये काउंट कम हो गए तो इन्फेक्शन बढ़ने, हाँ इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा बंदा, और दूसरी चीज तो ब्लीडिंग भी बढ़ सकती है, ब्लीड हो सकता है या वो इन्फेक्शन के प्रोन हो जाएगा, राइट। Damaged DNA in surviving cell can cause mutations in the cell and increased risk of cancer. यदि मान लो कि डैमेज हो गया डीएनए का और उसके बाद भी सरवाइव किया, तो उस केस में क्या होगा, इट कैन कॉज म्यूटेशंस इन द सेल्स एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे चले या रुक जाए। द एब्जॉर्ब डोज रेट जो है, अब डोज रेट की बात कर रहा है, राइट। एब्जॉर्ब डोज रेट हैज एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन रेडिएशन डैमेज एंड पर्सनल हजार्ड। सेल्स हैव द कैपेसिटी टू रिपेयर इंजुरी to their genetic material, and at low absorbed dose rates these repair mechanism can decrease the frequency of lethal and non-lethal injury to the cell. What does it says? See देखो, absorbed dose rate पहला बात बोला कि इसका जो है important impact जो होगा वो होगा किस चीज पे, रेडिएशन डैमेज या पर्सनल हजार्ड्स पे, करेक्ट। रेडिएशन डैमेज के ऊपर भी एब्जॉर्ब डोज रेट का असर पर इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, राइट, मतलब इंपॉर्टेंट असर पड़ेगा डोज रेट का। दूसरा क्या बोला कि पर्सनल हजार्ड, जो भी आदमी जो उसको जो हजार्ड फील होगा, नहीं जो उसके ऊपर मतलब पर्सनल हजार्ड का मतलब हार्मफुल इफेक्ट जो भी ऑब्जॉर्व होगा पर्सनल्स के ऊपर, तो एब्जॉर्ब डोज रेट का रिलेशनशिप है उसके ऊपर, करेक्ट। नाउ बोल रहे सेल्स, अब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। क्या सेल्स हैव कैपेसिटी टू रिपेयर इंजुरी, एक क्लियर है, राइट। सेल्स हैव द कैपेसिटी टू रिपेयर इंजुरी टू देयर जेनेटिक मटेरियल। मान लो जो भी जेनेटिक मटेरियल को डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी है, तभी तो वो सरवाइव कर रहा है। अब वो रिपेयर में कोई गलती हो जाए तब जाके उसका अल्टर्ड फंक्शन होगा। यदि रिपेयर में कोई गलती नहीं हुई और ठीक ठाक से रिपेयर हो गया तो वैसे भी उसका फंक्शन अल्टर नहीं हो सकता, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि उसको इंजुरी हो भी रही है तो उसको उसके अंदर रिपेयर करने की कैपेसिटी है, राइट। जब अब क्या होगा, यदि लो डोज रेट है, लो एब्जॉर्ब डोज रेट्स है, तो उस केस में उसका क्या होगा, ये रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो क्या करेगा, कैन डिक्रीज the frequency of lethal and non-lethal injuries to the cell। मतलब क्या, एब्जॉर्ब डोज रेट यदि लो होगा तो वो आराम से रिपेयर कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, लीथल या नॉन लीथल जो भी इंजुरी जो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इज इट ऑल राइट, क्लियर। देखो पहला लाइन बोला एब्जॉर्ब डोज रेट का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है रेडिएशन डैमेज पे कि कितना डैमेज करेगा, और दूसरा पर्सनल हजार्ड कोई भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, राइट। दूसरी चीज बोली, दूसरे लाइन में बोला कि हर सेल को कैपेसिटी है कि अपनी इंजुरी को रिपेयर कर पाएगा, और यदि उसके पास रिपेयर होने की कैपेसिटी, अपने जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर करने की कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा कि वो रिपेयर करेगा, और यदि सक्सेसफुली रिपेयर कर पाया तो अल्टर्ड फंक्शंस नहीं होगा, राइट, वो सरवाइव कर जाएगा। अब क्या है, यदि लो डोज रेट होगा तो ये रिपेयर मैकेनिज्म ना इफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि उसको डैमेज कम हुआ है, इंजुरी कम हुई है,
तो लीथल या नॉन लीथल जो भी इंजुरी होएगी, लीथल और नॉन लीथल में तो पता है, लीथल में खत्म ही हो जाएगा, नॉन लीथल में खत्म नहीं होएगा, डैमेज होएगा बट डेथ नहीं होएगा, राइट। तो दोनों टाइप की जो जो इंजुरी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि रिपेयर मैकेनिज्म वो आराम से रिपेयर कर सकता है, राइट। इसलिए लो डोज रेट पे वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, इट विल कैन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीथल एंड नॉन लीथल इंजुरीज to the cell. This is an extremely important consideration for emergency response personnel. ये बात, जो लोग जाएंगे वहां पे मदद करने, इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सनल वो है जो लोग हु आर गोइंग टू हेल्प द विक्टिम्स। जब अटैक हुआ, जो लोग घायल हो चुके हैं उनको डिकंटामिनेट करेंगे, उन लोगों को जो लोग भी मदद करने के लिए जाएंगे वो लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, मतलब ये थ्योरी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या ऐसा समझ लो कि जो भी रिस्पॉन्स प्लान कर रहा है उसको ये बात ध्यान में रखते हुए ही काम करना है बेसिकली, राइट। because of the impact of the risk and because most exposure scenarios confronted by emergency response plan professionals following the initial event involved protracted exposure। मतलब protracted exposure का मतलब कि वो लो रेट का ही एक्सपोजर होता है। जैसे आप रेडियोथेरेपी में तो वैसे ही करते हो, पहले दिया थोड़ा, फिर गैप दिया रिपेयर होने के लिए, फिर एक्सपोजर दिया, फिर गैप दिया रिपेयर होने के लिए, फिर एक्सपोजर दिया, फिर गैप देते हैं कि उसको अपने जो सेल की कैपेसिटी जो है उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करे। और प्रोटेक्टेड एक्सपोजर का मतलब एक ही एक्सपोजर को लंबे टाइम तक, टोटल डोज जो देना है वो लंबे टाइम तक देना है, उतना डिलीवर कर देना है। तो लंबे टाइम तक एक फिक्स डोज दोगे तो नेचुरली डोज रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, करेक्ट। तो जो लोग यहाँ पे जाएंगे इमरजेंसी प्लान में हेल्प करने के लिए, तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि टेररिस्ट जब भी अटैक करता है, जो बम बनाएगा उसके साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिक्स करेगा वो जनरली लो एब्जॉर्ब डोज रेट ही देता है। मतलब हाई स्पेसिफिक का बहुत ज्यादा मटेरियल वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ज्यादा रेडिएशन यूज करेंगे तो उनको बम बनाते वक्त तो खुद भी तो हैंडल करना है, तो उनके ऊपर भी उसका असर होना है। इसलिए जनरली जो होता है वो लो ईल्ड वाला ही न्यूक्लियर ईल्ड का न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं या रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं। तो उस केस में जो एक्सपोजर जो होगा वो लो वाला ही होगा जनरली, क्लियर। तो पहली चीज तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के हेल्प कर सकते हैं। जो रेट आना है लो डोज रेट वाला इफेक्ट आना है, जैसे हमें न्यूक्लियर मेडिसिन में लगता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में लो डोज रेट इफेक्ट ही है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। इस पे और तो कुछ नहीं पूछना। मोर प्रैक्टिकली द एब्जॉर्ब डोज रेट will determine the amount of time a person may remain in an area without incurring unacceptable long-term risk of adverse health effects। देखो, जब आप जा रहे हो विक्टिम्स को मदद करने के लिए, तो उस समय पे ये जो एब्जॉर्ब डोज रेट जो है वही डिटरमिन करेगा कि कितना देर जो है वो पर्सन वहां पे उस एरिया में काम कर सकता है विदाउट incurring unacceptable long term risk of adverse effect। भाई एक टाइम के बाद यदि लंबे समय तक काम करेगा तो टोटल डोज तो बढ़ेगा, राइट। लो डोज रेट इफेक्ट होगा लेकिन टोटल डोज बढ़ेगा। जब टोटल डोज बढ़ेगा और जो डोज रेट जो होगा, यदि मान लो कि हाई डोज रेट होगा उस समय पे, हमने ये भी देखा, फिर बैक जाना पड़ेगा कल के लेक्चर में, हमने देखा कि न्यूक्लियर ईल्ड वाला जो दिखाया था कि वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया न्यूक्लियर वेपन में ये दिखाया कि 0.01 किलो डाल्टन, राइट, उसका डोज रेट कम था, और जैसे 0.1 का था, 1 का था, और 10 किलो डाल्टन 10 किलो टन तक का यूज करा था उन्होंने, तो वहां पे देखा था डोज रेट भी ज्यादा था, एब्जॉर्ब डोज रेट बहुत ज्यादा था,
वो एरिया पे बताया था ना कि इतने दूर के सर्कुलर एरिया तक उसका इफेक्ट होगा, और जब इतने दूरी पे जाकर के लगभग 10,000 मीटर की दूरी पे भी आपका डोज रेट जो था 4 ग्रे का था, तो वो लिथल है। तो अब जिस एरिया में जा करके काम करना है, जिन लोगों के साथ काम करना है, तो जो एब्जॉर्ब डोज रेट होगा, मतलब डोज रेट जो वहां पे एक्सपोजर का रेट है, वही हमें मान के चल रहे हैं कि वही एब्जॉर्ब डोज रेट बनेगा, तो वो डिटरमिन करेगा कि कितना देर वहां पे रुकना है, राइट, ताकि आपका लॉन्ग टर्म जो रिस्क जो है एडवर्स इफेक्ट का, वो ना अकर हो। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। इट इज इसेंशियल दैट बिफोर emergency response personnel enter an area of elevated exposure, the anticipated exposure be justified in terms of the objective to be accomplished। मतलब ये बात बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि जो भी पर्सनल्स हैं वो यदि एलिवेटेड एक्सपोजर वाले एरिया में इंटर कर रहे हैं, मतलब अब धीरे धीरे, जैसे हम लोगों ने वहां पर भी देखा था कि ये इसका डिटोनेशन सेंटर था, और हमने बोला था वहां पे देखा था कि वो सर्कुलर एरिया जो है वो उस सर्कुलर एरिया में एक्सपोजर होता है, करेक्ट, एक रेडियस पे होता है। अब जैसे जैसे ये मान लो कि यदि 4 ग्रे का है, करेक्ट, यहां पे रेट है, तो जैसे इसके अंदर आओगे तो ये रेट जो होगा वो बढ़ता जाएगा, एक्सपोजर रेट। तो इधर के अंदर आना कितना जरूरी है, और यहाँ पे आ करके क्या मिलने वाला है, कैन आई सेव समबडी, कैन आई डू समथिंग, वो क्लियरली ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। वही बोल रहा है कि बिफोर इंटरिंग एन एरिया ऑफ एलिवेटेड एक्सपोजर the anticipated exposure to be justified in terms of the objective to be accomplished। करेक्ट, वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ, राइट, इसलिए ये जरूरी है, मतलब ये इतना डोज मिलेगा, इट इज जस्टिफाइड है, आई थिंक आई मस्ट गो एंड डू एंड हेल्प इट आउट, करेक्ट। दूसरा, इन एडिशन, व्हाट इज सेड, इन एडिशन दिस पर्सनल should be provided with radiation detection equipment, ठीक है, that can be used to assess personal exposure, identify types of radiation and establish the boundaries of contaminated areas। क्या क्या उनको फैसिलिटी हमें देना चाहिए? इन एडिशन दिस पर्सनल शुड बी प्रोवाइडेड, देखो जो भी उस एरिया में जा रहा है मदद करने के लिए, उसको क्या देना चाहिए, रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, जो दैट कैन बी यूज टू असेस पर्सनल एक्सपोजर। उससे क्या होगा, उसके पास रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट होगा तो वो असेस कर सकता है कि उसको कितना पर्सनल एक्सपोजर लगेगा, पहली चीज। दूसरा बोल रहा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रेडिएशन, यदि ऐसा है कोई इक्विपमेंट, रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट, कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है टाइप ऑफ रेडिएशन, दैट विल बी गुड, करेक्ट। एंड एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ कंटामिनेटेड एरियाज, ये 3 फंक्शंस कर सकता है रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स उसका पास है, तो ऑलरेडी ये तीनों चीजों असेस कर सकता है अपना बिफोर एंटरिंग द एरिया, वो डिसाइड कर सकता है कि भाई हमको कितना एक्सपोजर लग सकता है, वो आइडेंटिफाई ये भी कर सकता है कि कौन सा रेडिएशन मुझे लग सकता है, और फिर वो बाउंड्री भी खींच सकता है कि कौन सा एरिया जो है वो कंटामिनेटेड एरियाज था। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। अब बताओ कौन सा ऐसा रेडिएशन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट है जहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन। सर्वे मीटर में बताओ कौन सा सर्वे मीटर है जो कर सकता है अल्फा बीटा गामा। सर ये जो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, ये भी कर सकता है सर।
मतलब और आयोनाइजेशन बेस्ड में हम लोगों ने पढ़ाया था कि आयोनाइजेशन चैम्बर जो होता है उसमें वो पॉसिबिलिटीज है उस रीजन में। आयोनाइजेशन रीजन में देखो, जो प्रोपोर्शनल रीजन जो है आयोनाइजेशन रीजन है, हाँ वो तीनों जो है वो दिखा सकते हो। आयोनाइजेशन चैम्बर बेस्ड में भी हो सकता है, वो भी उसका वो बढ़ जाता है और घट जाता है, देख लेना अल्फा बीटा गामा का, बिकॉज अल्फा बीटा और गामा का स्पेसिफिक आयोनाइजेशन कैपेसिटी जो है, चार्ज जो डेवलप होगा वो अलग अलग होता है, तो ज़्यादा बनेगा और तो एक में ज़्यादा होगा अल्फा में, उससे कम बीटा में होगा, उससे कम गामा में होगा। तो कर्व जो है वो जा करके ये जो कर्व जो बनता है तुम्हारा, ये जो एस्टैब्लिश जो ऐसे करके जो बनेगा भी, एक अल्फा का बनेगा और एक कैसे बीटा ऐसे करके हो जाता है। आयोनाइजेशन बेस्ड सर्वोमीटर में भी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल होगा तो वो वहां पर भी यही चीज फिर निकलते जाएगा कंप्लीट। जस्ट चेक इट आउट। मोर एक्यूरेट एक्सपोजर रेट और डोज रेट जो है यदि मिलेगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपको, हाई एक्सपोजर एरिया है तो वहां पर भी आयोनाइजेशन चैम्बर बेस्ड जो होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाई रेडिएशन में भी काम नहीं करेगा। ठीक है। ओके, आगे चलें। जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट आउट। ठीक है, आगे चलें। अर्ली इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन ह्यूमन। Non-life threatening effects includes temporary or permanent sterility, depression of rapidly proliferating cell types, example bone marrow stem cells, vomiting, skin reddening, hair loss and cataracts. क्या बताया? नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? इंक्लूड्स टेम्पररी और परमानेंट, स्टेरिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन ऑफ रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल टाइप्स, एग्जाम्पल में बोन मैरो स्टेम सेल्स, वोमिटिंग, स्किन रेडनिंग, हेयर लॉस और कैटरेक्ट हो सकता है। टेबल 4 says टेबल 4 provides estimate of acute exposure threshold for these effects। मतलब कितना का एकदम से एक्यूट एक्सपोजर लगेगा। एक्यूट और क्रोनिक का हमने देखा, एक्यूट में लॉन्ग शॉर्ट पीरियड तक का एक्सपोजर होगा, क्रोनिक में लॉन्ग पीरियड पे एक्सपोजर होगा। हमने ऐसे ही क्लासिफाई किया था एक्यूट और क्रोनिक में। इन जनरल थ्रेशोल्ड्स आर हायर if exposure is protracted over periods of time greater than a few hours। मतलब कुछ घंटों से ज्यादा तक यदि वो एक्सपोजर आएगा तो उस केस में थोड़ा थ्रेशोल्ड जो होगा वो ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलें। सो यहाँ पे नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, एक बार रिपीट कर लेते हैं। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? ज्योति क्या क्या हो सकता है? वेरी नाइस। डिप्रेशन, राइट, हाँ राइट, हेयर लॉस एंड कैटरेक्ट। बहुत बढ़िया, आ गए आप। चलो ठीक है, तो ये देखो ये थ्रेशोल्ड है और ये थोड़ा याद करना तो बट करना चाहिए। एक एग्जाम में, एक एग्जाम के क्वेश्चन तो बनते हैं बॉस, हैं लिखने के लिए, तो जैसे भी हो थोड़ा मेहनत करके करेक्ट वो करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, एक बार पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ तो हम लोग समझ में आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं ना भी याद रहे तभी भी चलेगा। देखो यहाँ पे 3 कॉलम बना दिया इन्होंने, राइट। फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या है? एक्सपोजर हेल्थ इफेक्ट का है। दूसरा कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होगा और उसका एब्जॉर्ब डोज जो है वो कितना होगा, तब जा करके वो एक्सप्रेस होगा या थ्रेशोल्ड वैल्यू है, राइट।
सो टेम्पररी स्टेरिलिटी, ऑर्गन इन्वॉल्व टेस्टिस, और डोज कितना 0.15 ग्रे। ठीक है जी सर। ये डेटा जो है एडॉप्टेड, देखो हर जगह पे ना वो डेटा जो है एनआरसी का लिया है इन्होंने यहाँ पे 1999 कुछ ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से लिया है। ये वैल्यू ना थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, तो इसलिए ना जो जहां से लेता है समझे वो वैल्यू वहां पर कोट करता है कि हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो यहाँ से पिक किया था, राइट। तो लेकिन आपका काम क्या है कि मोर और लेस वैल्यू आसपास की चीजें जो होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए। ठीक है जी। नौशिया ये दे दिया, इसका भी ये क्या दिया 0.35 ग्रे पर। डिप्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मिंग प्रोसेस, ये क्या बोन मैरो इन्वॉल्व होगा और उसमें ये कितने पे होगा 0.5 ग्रे पे। 0.5 ग्रे के बाद प्लेटलेट काउंट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे घटने लगेंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, हो सकती है इन्फेक्शन प्रोन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमको भी कुछ न कुछ याद है यार। चलो ठीक है, नहीं याद है तो समझ आ रहा है, समझे पढ़ा करके। रिवर्सिबल स्किन इफेक्ट जो है वो इट इज अर्ली रेडनिंग, जो रिवर्सिबल हो सकता है वो है स्किन पे कितना पे 2 ग्रे पे, राइट। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और परमानेंट स्टेरिलिटी ओवरीज का दिया है 2.5 से 6 ग्रे। ठीक है, 2.5 to 6 ग्रे जो है ये है। वोमोटिंग का लिखा कितना, कितने पे वोमोटिंग होगी 3 ग्रे के बाद। और टेम्पररी हेयर लॉस कब होएगा, जो स्किन इन्वॉल्व होगा वो 3 to 5 ग्रे पे, राइट। और परमानेंट स्टेरिलिटी टेस्टिस की जो है वो अगेन 3.5 ग्रे, राइट। और स्किन इरिदिमा स्किन से इन्वॉल्व होगा जो 5 to 6 ग्रे के बीच का होगा। ठीक है जी। यदि आप लोगों का परमिशन हो तो यहाँ पे रोक देते हैं, एक तो बना ही लेते हैं वीडियो, क्योंकि 32 मिनट्स का तो हो ही चुका है। तो कोई बात नहीं, हमें जितना भी वीडियो बने उससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो बाकी चीजें कवर करनी है और अच्छे से करनी है, आराम से करनी है, ताकि चीजें जो है हमें समझ में आए थोड़ा, और बाद में सुने भी तभी भी कुछ काम का लगे और ज्यादा बोरियत ना फील हो बेसिकली। नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते, फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे, चलेगा? यू ऑल एग्री? गुड, थैंक्स, बहुत बढ़िया है।